हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। आज की वीडियो लेक्चर में भारतीय संविधान की सीरीज के साथ फिर से मैं उपस्थित हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 के तहत जो कंटेंट है, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 13 में उल्लिखित है, क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता का उद्देश्य संपूर्ण भारत को एक व्यापारिक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए राज्यों की सीमाओं पर एवं उनके भीतर के उन अवरोधों को हटाना है जिससे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। यानी कि अगर अलग अलग स्टेट व्यापार और वाणिज्य के लिए की स्वतंत्रता अपने एंड से लागू करती हैं, तो जाहिर से बात है पूरे भारत को एक व्यापारिक इकाई के रूप में हम स्टैंड नहीं करा पाएंगे। तो पूरे भारत को एक व्यापारिक इकाई के रूप में स्टैंड कराने के लिए भारतीय संविधान के भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में राज्यों एवं रियासतों को अपनी सीमा पर शुल्क लगाने का अधिकार था। यानी जितने भी स्टेट थे या जितने रियासतें थी, अपने बाउंड्रीज पे, अपनी सीमा पर वो शुल्क लगाते थे, जिसका प्रयोग करके राज्य न केवल राजस्व की प्राप्ति करते थे, बल्कि भारत को एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में स्थापित होने से रोकते भी थे। क्यों रोकते थे? क्योंकि हर स्टेट अपने अपने व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रयोग करता था। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हर स्टेट अपने अपने बाउंड्रीज में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को अलग से विकसित करता था। तो इससे इसका परिणाम क्या होता था कि भारत एक व्यापारिक इकाई यानी कह सकते हैं कि एक व्यापारिक यूनिट के रूप में, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक यूनिट के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो एक इकाई में स्थापित होने के लिए भारतीय संविधान में भाग 13 को रखा गया है। संसद इसमें क्या कहा गया है कि संविधान में इस कमी को दूर करने के लिए भाग 13 में प्रावधान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 301 में कहा गया है। स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में यानी पूरे भारत में क्या होगा? सर्वत्र व्यापार, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, और समागम की स्वतंत्रता, इंटरकोर्स का फ्रीडम दिया गया है। देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, स्वतंत्रता शब्द अगर जैसे आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्ट 3 का क्वेश्चन होगा। पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन होगा, जहां हम विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता से इस स्वतंत्रता में अलग से डिफरेंस है, क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में रखा गया है और फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है। कुछ बच्चे मात्र स्वतंत्रता शब्द को पकड़ लेते हैं और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो स्वतंत्रता वाले चैप्टर में यानी कि आर्टिकल 19 में जाकर के फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में जाके टिक लगा देंगे कि ये पार्ट 3 का टॉपिक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, थोड़ा सा केयर करने की बात है। अगर आप थोड़ा केयर कर ले जाएंगे तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहां पर दिया गया है। ये पार्ट 13 आर्टिकल 301 यानी 301 का टॉपिक है।
संसद अथवा विधानमंडल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी विधि नहीं बना सकेंगे जो संपूर्ण भारत में किसी व्यापार, वाणिज्यिक या समागम को रोकने के लिए बनाई गई हो। इसी पॉइंट में हम देखते हैं कि संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम निर्बाध बनाए रखने के लिए दो प्रकार के उपबंध किए गए हैं, यानी कि कहीं बाधित ना हो, निर्बाध वर्ड का यूज किया गया है, कहीं बाधित ना हो, इसके लिए दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला क्या है, अंतरराज्यीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स की बात की गई है। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य विषय को अनुसूची 7 की संघ सूची की प्रविष्टि 42 जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट की जो प्रविष्टि यानी आइटम है, उस आइटम के आइटम नंबर 42 में रखा गया है। जबकि राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं माल के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 26 यानी आइटम 26 और 27 में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या हमने बताया कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य विषय को अनुसूची 7 में रखा गया है। तो अनुसूची 7 क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में आइटम नंबर 42 में क्या बताया गया है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य को रखा गया है। जबकि राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं माल के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में रखा गया है और ये आइटम नंबर 26 और 27 है। नेक्स्ट है, उपरोक्त विषयों पर विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकेगी जिससे संपूर्ण भारत में कहीं भी व्यापार, वाणिज्य और समागम में कोई बाधा उत्पन्न हो। यानी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जिससे कि नेशनल लेवल पर पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम में कोई बाधा उत्पन्न हो, किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस क्रिएट हो। नेक्स्ट है, संघ सूची की 42 प्रविष्टि 42 में, संघ सूची की प्रविष्टि 42 में प्रविष्टि 42 एवं भाग 13 को साथ पढ़े जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार है, परंतु ऐसी विधि बनाकर संसद संपूर्ण भारत को एक वाणिज्यिक इकाई होने से रोक नहीं सकती है। यद्यपि कि संघ को यानी यूनियन को प्रविष्टि 42 में और आर्टिकल 301 में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में पूरे भारत के लिए व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, लेकिन कहीं इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ऐसा नहीं कर सकती है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को एक इकाई के रूप में स्थापित होने से कहीं बाधा उत्पन्न करे या कहीं रोक सके। इसी प्रकार राज्य सूची की प्रविष्टि 26 और 27 के साथ भाग 13 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि यद्यपि राज्य विधानमंडल राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य आदि को विनियमित करने के लिए विधि बना सकते हैं, परंतु ऐसी विधियां संपूर्ण भारत में एक समान व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की एकरूपता को रोकने के लिए नहीं बनाई जाएगी। बाधा न खड़ा करने का नियम, एक इसमें प्रिंसिपल है, एक नियम है, वो क्या है, बाधा ना खड़ा करने का नियम। ये बाधा ना खड़ा करने का नियम कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 301 में बाधा ना खड़ा करने का नियम है। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पूरे भारत को व्यापारिक या वाणिज्यिक इकाई के रूप में स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। अनुच्छेद 302 से 305 में प्रावधानित अन्य उपबंधों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्नलिखित आधारों पर बनाई गई विधियां विभेदकारी होने पर भी विधिमान्य होंगी। यानी कि इसके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि विभेदकारी होने पर भी मान्य होंगी। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ऐसी विधि जो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को विनियमित करती हो, अनुच्छेद 301 से 305
5 तक। दूसरा, संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां जो लोक हित में हो, 302। ऐसी विधियां जो भारत के किसी भाग में किसी विशिष्ट माल की कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई हो, 303 क्लॉज 2। संविधान के चौथे संशोधन 1955 के लागू होने के पूर्व संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां जो राज्य को किसी व्यापार के संबंध में एकाधिकार प्रदान करती हो, अनुच्छेद 305। लोकहित में राज्य विधानमंडल भी विभेदकारी विधि बना सकता है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 304 क्लॉज बी के प्रोविजो में ऐसी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 307, संसद को इस भाग के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करने एवं उनकी शक्तियों आदि से संबंधित विधि बनाने की अनुमति देता है। तो 307 क्या कहा गया है? 307 में बताया गया है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के लिए, यानी कि इन कार्यों की उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। कौन करेगा? संसद को। कौन करेगा? पार्लियामेंट। इस भाग के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करने एवं उनकी शक्तियों से संबंधित विधि बनाने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़ा? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 301 में बताया गया है, और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 13 में है। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को उपबंधित किया गया है भारतीय संविधान में। तो आज की लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि एलएलबी के स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक्स हैं, बिल्कुल 10 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार सारी वीडियोस को वॉच करिए। वॉच करने के बाद क्वेश्चन बनाइए कि इसमें आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन की सीरीज आप उठा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। क्वेश्चन लिखना भले ही देख देख करके क्वेश्चन लिखिए, बट लिखने की आदत डालिए। अगर आप वकालत की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत तेज होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तेज होगी, तो आप तेज काम कर पाओगे, अच्छे वकीलों की कैटेगरी में आ पाओगे। और अगर आपको पीसीएस यानी जुडिशरी का एग्जाम देना है, यानी जज बनना है, आपका सपना है जज बनने का, तब भी आपको मेंस में अच्छी राइटिंग के साथ, यानी कि आपकी राइटिंग में क्वालिटी भी होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।